भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जो है कैंडिडेट चुनने में भी दिक्कत आएगी। भूपेंद्र हुड्डा जब से मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक आ रहे नहीं है, और लगता नहीं, क्योंकि काम इतने हो गए हैं इस एरिया में। कांग्रेस कैंडिडेट वहां से जीत जाएगा जरूर, अगर दीपेंद्र जाके वहां कह देगा भाई ये हमारी सिपाही है, हमारी आगे मदद करेगा। दांगी के लिए भी ये कहना पड़ेगा। अब जो पिछले अगर हम 5 साल का 9.5 साल का रिकॉर्ड ले लो, या अब तो 10 ही मानो, आप तो 10 ही हो गए, उसका आप रिकॉर्ड उठा लें सारा, तो भारतीय जो काम कांग्रेस के पिछले 10 साल में हुए थे राज में, 2005 से लेके 2004-5 से लेके और 2014 तक जो काम हुए थे, उसके मुकाबले काम भारतीय जनता पार्टी ने कम किए हैं। रोहतक सोनीपत झज्जर में से सिर्फ 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोनीपत की। ज्यादातर किस एरिया में नुकसान करेंगे? इसके अलावा हिसार की तरफ नुकसान हो रहा है, कैथल में भी होगा, कुछ कुरुक्षेत्र में भी होगा, तो कुछ करनाल में भी होगा, कुछ एरिया ऐसा पानीपत का भी है कि जहाँ इक्का दुक्का इन सारे जिलों में से इक्का दुक्का सीटें मिला के 20 के करीब सीटें हैं। तो वो भी चुनाव लड़वाएंगे, चाहे वो सतसिंह को लड़वा दे, चाहे चंचल नांदल को लड़वा दें, चाहे नए कैंडिडेट किसी और को ले आए किसी हल्के से, और उनको जाके ये कहना है कि भाई ये मेरा सिपाही है और ये आके मेरी मदद करेगा, तो वो व्यक्ति घर बैठे बन जाएगा, उसको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं। रोहतक सोनीपत झज्जर में तो मुझे लगता है कोई 1-आध सीट ऐसी है जो निकल जाएगी कांग्रेस के हाथ से। पिछले 5.5 साल में सतीश नांदल गाँव से एक लड़का भी इवन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगवा पाए भारतीय जनता पार्टी के राज में। इसमें ज्यादा होगा, बीजेपी में थोड़ा सा कम होगा। नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान इस तरह होगा कि कम से कम 15 से 20 हल्के ऐसे हैं जहां उम्मीदवारों ने 4-5 उम्मीदवार जरूर हैं ऐसे जिन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगा रखा है, और जो दाव पे लगा रखा है तो उन्होंने ये कह रखा है हम तो चुनाव लड़ेंगे जरूर, चाहे हो जाए कुछ। तो उसका नतीजा ये है कि जो आम आदमी पार्टी और इनलो और बीएसपी का जो गठबंधन हो रहा है वो इंतजार करेंगे जेजेपी के पास। यहाँ एक तरफा जो माहौल है, जब से पूर्व मुख्यमंत्री जब 2014-15 भूपेंद्र हुड्डा जी बने, उसके बाद से लगातार यहाँ एक तरफा माहौल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के मेरे स्टूडियो में गेस्ट हैं चंचल नांदल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हरियाणा का चुनाव हो और उस चुनाव में चर्चाओं के दौर में बहुत सारे सवाल और लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और अलग अलग पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। तो नांदल साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आपकी ना एक ख़ास अहमियत हमारे स्टूडियो में इसलिए भी है क्योंकि जो हरियाणा की सबसे ज़्यादा हॉट सीट है गढ़ी सांपला किलोई, आपका गांव बोहर गांव शहर से सटा हुआ है, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश नांदल भी चुनाव लड़ चुके हैं। पहले वो इनेलो में भी थे। बड़ा राजनीतिक सा गांव है आपका। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं, गढ़ी सांपला किलोई में क्या हाल है? देखिए सतसिंह जी, पहले तो आपको भी नमस्कार, और जो आपके जितने भी दर्शक इसको लाइव देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। देखिए बोहर को एक्चुअली बोहर बंगाला है, और जो यहाँ से जो एकदम आप चलेंगे सोनीपत रोड पे तो हल्का कलोई का पहला ही गांव है। वैसे तो कुछ शहर का एरिया भी लगता है, लेकिन गांव की बात करें तो बोहर, और बड़ा गांव होने के नाते एक अहमियत है कलोई हल्के में बोहर गांव जी। कलोई की स्थिति आज के दिन ये है सतसिंह जी के यहाँ एक तरफा जो माहौल है, जब से पूर्व मुख्यमंत्री जब 2014-15 भूपेंद्र हुड्डा जी बने, उसके बाद से लगातार यहाँ एक तरफा माहौल रहा है, और वोटों का परसेंटेज कम फालतू होता रहा है। कभी उनकी लीड 80,000 की भी रही है, कई बार पिछली बार उनकी शायद 69,000 की लीड थी, और इसी प्रकार अब की बार जो माहौल जो हमें देखने को लग रहा है कि बिल्कुल एक तरफा है, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे जो है कैंडिडेट चुनने में भी दिक्कत आएगी कि किसको लड़वाएं वो जी। मेरा तो सुनने में ये है कि सतीश नांदल इस बार हाथ खड़े करते हैं कि भाई गढ़ी सांपला किलोई मेरे बस की बात नहीं है, कोई और ढूंढ लो। बिल्कुल ये सही बात है, वो हाथ खड़े कर चुके हैं, और हाथ भी क्या, वो बीजेपी ने खड़े करवा दिया हाथ, उन्होंने थोड़े खड़े करे। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, हालांकि मेरे को ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह देता हूँ फिर भी। पिछले तकरीबन 5.5 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, ये 2-3 महीने और जोड़ लो तो 5.5 साल। उपाध्यक्ष भी बना रखे हैं शायद उनको, और वो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, और इससे पहले विभिन्न अन्य प्रकोष्ठों में भी वो रहे हैं लगातार, और अपने लोगों को भी वो एडजस्ट कराने की कोशिश उन्होंने कर रखी है। कई उपाध्यक्ष बनवा रखे हैं पार्टी लेवल पे, सरकार के लेवल पे नहीं। लेकिन एक रिकॉर्ड की बात बताता हूँ, 16-17 हज़ार का हमारा गांव है,
अगर आप देखोगे तो पिछले 5.5 साल में सतीश नांदल गांव से एक लड़का भी इवन कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं लगवा पाए भारतीय जनता पार्टी के राज में। आपके गांव में तो अठगामा भी है। एक बार मैं अठगामा भवन में गया था और मैंने ही पूछ लिया लोकसभा चुनाव में, भाई गांव का क्या हाल है, तो बोले भाई दीपेंद्र न देवांगे। मगर सतीश नांदल थारे गांव का है, कुछ तो करो। ने बोला भाई गांव का जरूर से है पर दीपेंद्र बर की बात नहीं। और बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया कि, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अठगामा का क्या महत्व है। आठगामा असल में क्या कि 8 गांव का एक समूह है। ये हर जगह आपको मिलता है, कहीं 7 गांव मिल जाता है, कहीं 4 गांव में। तो इस 8 गांव में कुछ गांव तो कलानौर में पड़ते हैं और कुछ गांव जो है कलोई हल्के में पड़ते हैं। जैसे बोर है, बालोट है और ये पक्कसमा है और इस तरह 3-4 गांव तो उसमें पड़ते हैं। 3 गांव जो खेड़ी, बलियाना और परावर ये पड़ते हैं इसमें कलानौर में। तो जैसा आपने कहा कि गढ़ी सापला किलो में मैदान साफ है, एक तरफा माहौल, कारण क्या सिर्फ ये है चौधराव है, चुप रहो, अपनी चौधर अपने दौर है, कथित थाली में सजगाव है। ना ये कारण ये भी नहीं है। जब आप एक बार देखो कि जब 2004-05 में मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम श्री कृष्ण हुड्डा यहाँ से विधायक होते तो उन्होंने अपनी सीट खाली करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को दी थी। उसके बाद मैं ये मानता हूँ कि उन चुनिंदा हलकों में जाके खड़ा हो गया, जैसे आदमपुर है, तोशाम है। तो शाम में चलो एक बार बंसीलाल हारे थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जब से मुख्यमंत्री बने हैं अभी तक हारे नहीं है। लगता नहीं, क्योंकि काम इतने हो गए हैं इस एरिया में मुख्यमंत्री होने के नाते, नाम भी बड़ा हो गया और फिर नाम भी बड़ा हो जाता है। फिर उसके साथ ये भी हो जाता है कि जब एक माहौल बन रहा है कांग्रेस का पूरे हरियाणा में, तो फिर क्यों गढ़ी सापला कलोई जनता ये चाहेगी कि भाई किसी ऐसे व्यक्ति को अगर जिताना होता तो पिछली बार ही सतीश नांदल को जिता देते। पिछली बार तो ऐसा माहौल भी नहीं था कि भाई कांग्रेस आ रही है या भारतीय, मिक्स सा माहौल था और गठजोड़ की सरकार बनी थी। तो ये है। अच्छा मुझे बताओ, चलो गढ़ी सापला कलोई का मान लिया, हुड्डा साहब हैं, चौधर का नाम दे रहे हैं और बाकी कई रीजन आपने बताए। वैसे ओवरऑल जाट लैंड है जो, उसमें क्या है, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, मुझे 3 का बताओ। रोहतक, सोनीपत, झज्जर में तो मुझे लगता है कोई एक आध सीट ऐसी है जो निकल जाएगी कांग्रेस के हाथ से। अच्छा, जिसमें हो सकता है सोनीपत भी हो सकती है, गोहाना भी हो सकती है, बड़ौदा भी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट। इसके अलावा किसको लेके आए? इसके मैं ये कह रहा हूँ सर, इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिसको भी चुनाव लड़वाएंगे, चाहे वो सतसिंह को लड़वा दे, चाहे चंचल नांदल को लड़वा दें, चाहे नए कैंडिडेट किसी और को ले आए किसी हल्के से, और उनको जाके ये कहना है कि भाई ये मेरा सिपाही है और ये आगे मेरी मदद करेगा, तो वो व्यक्ति घर बैठे बन जाएगा। उसको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं। आज के दिन पूरे रोहतक, सोनीपत, झज्जर में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के जो मैंने बताई, सोनीपत विधानसभा और बड़ौदा, बड़ौदा में अगर दीपेंद्र हुड्डा खुद लड़े तो एक तरफा है, नहीं तो वहाँ थोड़ा सा इस तरह का माहौल बन रहा है, कुछ टिकट मांगने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं, टिकटार्थी जो है ना वो टिकटार्थी ज्यादा है। वो बाकी हलकों में नहीं है इतने टिकटार्थी जितने गोहाना, बड़ौदा में हो रहे हैं। बड़ौदा ने तो जोटा बहुत मारा लोकसभा चुनाव में, देखो। हाँ बिल्कुल, मैं ये वही तो कह रहा हूँ कि बड़ौदा ने बहुत जोटा मारा और उस जोटे का नतीजा, लेकिन जब विधानसभा लोकसभा में फर्क आ जाता है सीटों में, अगर हम बात करें तो हाँ फर्क है। अब जैसे अगर हम मैम का उदाहरण उठा लेते हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैम में तकरीबन 53,000 की लीड थी, लेकिन आज अगर हम विधानसभा की बात करें तो अगर उदाहरण के तौर पे मान लिया आनंद सिंह दांगी को टिकट मिल जाती है या उनके बेटे को मिल जाती है या XYZ किसी को मिल जाती है, तो वो लीड उतनी नहीं रहने वाली। कांग्रेस कैंडिडेट वहां से जीत जाएगा जरूर, अगर दीपेंद्र जाके वहां कह देगा भाई ये हमारी सिपाही है, हमारी आगे मदद करेगा। दांगी के लिए भी ये कहना पड़ेगा, दांगी भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेला अपनी सीट निकाल ले। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आज के दिन हुड्डा जो है एक ब्रांड बन गया क्रॉस हरियाणा। ऐसी 90 में से कोई विधानसभा सीट नहीं जहां हुड्डा के नाम की वोट ना हो, कहीं ज्यादा कहीं कम। ये हाँ, बिल्कुल वो पूरे 90 के 90 क्षेत्रों में, इवन आप जो अगर हम आदमपुर की बात कर लें, जिसको हम कलोई के बाद से फर्स्ट मानते हैं या ये मानते हैं कि भाई वहां से तो क्लियर है मामला, अगर हम वो बात भी कर लेते हैं तो वहां भी आप देखें बाई इलेक्शन में 15,000 की लीड थी। और अब की बार हो सकता है कि अगर हुड्डा साहब वहां जोर लगाएं, बढ़िया कैंडिडेट उतार दें, तो भव्य बिश्नोई के लिए भी मुश्किल खड़ी हो सकती है। बाई इलेक्शन एक अलग चीज होती है, अलग वादे किए जाते हैं, सरकार सत्ता में बैठी होती है, दो लोगों को ये लालच भी दिया जाता है कि भाई आपका जल्द काम हो जाएगा, तुरंत अभी सरकार रह रही है हमारी 1.5 साल की। अच्छा नांदल साहब ये बताओ, जो एक सुनने में आ रहा खास करके अपने एरिया में कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेगा, इसमें सच्चाई कितनी और हवा हवाई कितनी बात है? हवा हवाई नहीं है साहब,
आप ये देखो कि मैं लोकसभा से 2 मिनट लोकसभा में लगाऊंगा, उसके बाद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें जी। भाई। लोकसभा में अगर आप बात करें तो लोकसभा में जो स्थिति है वो 5-5 की स्थिति है, ठीक है। लेकिन वो लोकसभा एक अलग चीज़ थी। लोकसभा में जो है मोदी फैक्टर भी था, 100% था, वो मानना पड़ेगा। और वो यहाँ रोहतक नहीं था, तो बाकी और 10 कॉन्स्टिट्यूंसी उनमें था। एक 400 पार का भी ड्रामा था। हाँ, वो भी था, मतलब सब चीज़ें थी मिक्स करके। हाँ। तो उसमें क्या है, लेकिन यहाँ पे आ गई विधानसभा की बात। विधानसभा का मतलब मैन टू मैन। और जो टिकटों की बात है, वो टिकटों की बात भी ऐसी है कि रोहतक सोनीपत झज्जर से बाहर, मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, अगर किसी कमजोर आदमी को टिकट देती है कांग्रेस, तो उसको जिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है, छोटे क्षेत्र में क्षेत्र की समस्याएं, क्या काम हुए नहीं हुए। अब जो पिछले, अगर हम 5 साल का 9.5 साल का रिकॉर्ड ले लो, या अब तो 10 ही मानो, आप तो 10 ही हो गए, उसका आप रिकॉर्ड उठा लें सारा, तो भारतीय जो काम कांग्रेस के पिछले 10 साल में हुए थे राज में, 2005 से लेके 2004-5 से लेके और 2014 तक जो काम हुए थे, उसके मुकाबले काम भारतीय जनता पार्टी ने कम किए हैं। और अब मैं रिकॉर्ड आपको सारा गिनाने लग जाऊंगा, IIT, IIM, तो वो ठीक है, और एम्स और पता नहीं क्या क्या। एक और चीज जो कांग्रेस में और बीजेपी के राज में फर्क रहा कि कांग्रेस के राज में मतलब पंचायत चली जाती थी, कोई मोजीज लोग चले जाते थे, तो मुख्यमंत्री हुड्डा उनकी सुनते थे। कितना हो पाता था, नहीं हो पाता, एक इज्जत मिलती थी। इस बीजेपी राज में एक समस्या रही, पंचायत गए, मोजीज लोग गए, किसान गए, किसानों का आंदोलन हुआ, उनको क्या क्या कहा गया, पुलिस का एक्शन हुआ, क्रैकडाउन हुआ, FIR दर्ज हुई, कितना कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि देखो, सरकार चलाना ना चलाना बीजेपी कांग्रेस एक बात है, लेकिन लोगों की ईगो पे इन्होंने जो चोट की है, मुझे लगता है जाट सारे जो इकट्ठे हो रहे हैं, ये एक बड़ा रीज़न है शायद कि भाई ने तुम्हारा जो ना, मतलब मारते पावर खोसली हुआ एक बात है, लेकिन माटी भी मारी पिट्टी है। इस बात की मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से। हाँ। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने, तो मुख्यमंत्री का ये होता है कि भाई वो पूरे प्रदेश का एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बना हुआ राज्य है जी। उन्होंने क्या किया कि अपने दरवाजे बंद करके खिड़की खोल दी, विंडो, CM विंडो। अब जिसको जो डालना है वो CM विंडो पे डाल दो। अब CM विंडो की कार्रवाई रेंग रेंग के चलती है, ऐसे धीरे धीरे धीरे, को अटका दे, फिर उन्हें रोक दे, गायब कर दे, और वो खोल दी तो लोगों से मिलना बंद कर दिया जी। अब जो पंचायत को मान लीजिए कोई समस्या, काम तो CM विंडो पे लगाएगा, काम आज को होने वाला है। मान लीजिए भाई कोई एक नाली खुदन लग रही है और उसका डाइवर्जन कराना है, तो उसके CM विंडो लगाएगा क्या वो? DC के पास जाओ, DC प्रशासन सुनता नहीं था। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बेलगाम हो रहे थे, निरंकुश हो गए थे। हाँ, बेलगाम, निरंकुश, कुछ भी कह लो। और जो CM विंडो की कार्यप्रणाली, हालांकि अगर एट द एंड हम बात करें तो CM विंडो ने काम भी बहुत सुलझाए, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगा, 2-3 साल लगे, वो कोर्ट की तरह हो गया। एक अप्रोच की बात भी होगी, हाँ, अपॉइंटमेंट लेके आओ। दूसरा, अब आप देखिए मनोहर लाल जी ने जो है, जो पिछले 9.5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, शायद ही कोई छोटा हो जिसके लठ नहीं मारे हो। और जो लठ मारे गए उसका नतीजा ये हो रहा है अब कि भाई अब उनको हटाया गया या हटे, वे तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने फिर दरवाजे खोल दिए। लेकिन उनको टाइम थोड़ा मिला तो आखिरी जो 6 महीना होता है किसी भी चुनाव का, डिलीवर भी नहीं कर पा रहे हैं। उस 6 महीने में चाहे आप सोने की सड़क बना दो, लोग वोट को नहीं दें। अच्छा, उसके बाद लोगों ने इसको पर्सनल लड़ाई भी बना लिया, बहुत सारे वर्गों ने। मुझे ये बताइए, कांग्रेस की जो जिस दिन टिकट अनाउंस होंगे 90 के 90 विधानसभा को, की क्या आपस में जो तम पुजारी होंगे ये लोग, जो टिकटार्थी हैं, जो उन्होंने पैसे फूक रखे हैं, जो कहते फिर रहे हैं, परेशान है, घर छोड़ा हुआ है, क्या होगा इनका? देखो, ये तो दोनों पार्टियों में होना है। नहीं, लेकिन कांग्रेस में ज़्यादा है। कांग्रेस में ज़्यादा होगा, बीजेपी में थोड़ा सा कम होगा। नुकसान होगा कांग्रेस को? नुकसान इस तरह होगा कि कम से कम 15 से 20 हल्के ऐसे हैं जहां उम्मीदवारों ने 4-5 उम्मीदवार जरूर हैं ऐसे जिन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगा रखा है। और जो दाव पे लगा रखा है, तो उन्होंने ये कह रखा है हम तो चुनाव लड़ेंगे जरूर, चाहे हो जाए कुछ। तो उसका नतीजा ये है कि जो आम आदमी पार्टी और इनलो और BSP का जो गठबंधन हो रहा है, वो इंतजार करेंगे JJP के पास। इनमें जो पिछली बार कुछ लोग 5-6 लोग JJP के पास चले गए, तो JJP ने अपनी सीटें निकाल ली थी। उनकी जेन्युइन पार्टी के लोग तो 3 ही थे, बाकी तो 2-3 महीने पहले आए हुए, एट ए टाइम आए हुए लोग थे। अब की बार आम आदमी पार्टी और BSP और इन लोगों का जो गठबंधन है,
वो इंतजार करेंगे ऐसे लोगों का जिनका अपना एक वोट बैंक कितना है। परसेंट आप मानते हैं 20 से 20 सीटों पे ऐसा होगा। अच्छा 20 सीटों 20 पे असर सीटों पे डालेंगे। कम से कम ऐसा होगा कि वो नुकसान करेंगे। उसमें रोहतक सोनीपत झज्जर में से सिर्फ 1 या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है सोनीपत तो की। ज़्यादातर किस एरिया में नुकसान करेंगे? इसके अलावा हिसार की तरफ नुकसान हो रहा है, कैथल में भी होगा, कुछ कुरुक्षेत्र में भी होगा, तो कुछ करनाल में भी होगा, कुछ एरिया ऐसा पानीपत का भी है कि जहाँ इक्का दुक्का इन सारे जिलों में से इक्का दुक्का सीटें मिला के 20 के करीब सीटें हैं। तो 20 की आपका ये एनालिसिस है कि 20 के करीब सीटें ऐसी हैं जिसमें इनेलो बीएसपी या गठबंधन जो है वो इनेलो डिसाइडिंग बीएसपी आम आदमी पार्टी और आम आदमी या हो सकता है वो इंडिपेंडेंट भी लड़ ले, वो तो वो जो कैंडिडेट होगा ना मतलब उस कांग्रेस वक्त बीजेपी के अलावा जो भी प्रेशर ग्रुप बन हाँ, गए तो वो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर क्या, वो नुकसान करेंगे। डिसाइडिंग फैक्टर तो नहीं कह तो सकते। नुकसान बीजेपी को वहाँ करेंगे, पे मान कांग्रेस लीजिए को करेंगे। एक किसी भी एक चीज का नानोंद का उदाहरण ले लेते हैं, छोटो मैं आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। नानोंद में टिकट मांगने वाले कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा आज के दिन, बीजेपी के पास तो ना के बराबर कैप्टन मन्नू बैठे से दूसरा आदमी है नहीं। जैसे भाई कांग्रेस के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ दूसरा टिकट मांगने वाला है ही नहीं, वैसे वहाँ कोई बीजेपी से टिकट मांगने वाला है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो भाग दौड़ कांग्रेस में मच रही है वहाँ। नानोंद का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहाँ 2 से 3 कैंडिडेट कांग्रेस के पास ही ऐसे हैं जिन्हें सब कुछ अपना दाव पे लगा रखा जैसे है। पेटवाड़ हो गया, नाम लेना ठीक नहीं है अभी कि क्या जरूरत है नाम लेने की। क्या आप अगला अनुमान हो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी का, हम क्यों नाम लें? इसमें अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और टिकट आर्थिक की बात की, इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। कुछ एक टिकट आर्थिक, क्योंकि हमारा तो काम है लोगों से बात करना, कुछ को थपकी भूपेंद्र हुड्डा ने मारी, कुछ को दीपेंद्र हुड्डा ने मारी और दोनों टिकट अपनी पक्की मान के चल रहे हैं। टिकट तो एक ही को मिलेगी ना, तो राजनीति में होता है नहीं लेकिन टिकट तो एक को मिलेगी ना। अब जिसको टिकट मिलेगी उसके जो बाकी कैंडिडेट होंगे भाई वो तो एक बार तो ठगा हुआ महसूस करेंगे। बिल्कुल महसूस करेंगे और उसी का नतीजा ये होगा जिस हर ये जो मैंने कुछ हल्के 20 के करीब बताया, एक उदाहरण मैंने इसलिए लिया कि यहाँ जरूर ऐसा होगा कि कुछ कैंडिडेट यहाँ जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो ये थी हमारी राजनीतिक चर्चा चंचल नांदल जी से। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। नांदल साहब अपने समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।